In this video, we will discuss the topic Lewis theory of unlimited supply of labor. Arthur Lewis was an American economist, and James Madison Professor of Political Economy at Princeton University, USA. In 1979, he was awarded the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences. Lewis' theory is based on disguised unemployment. What is the meaning of disguised unemployment? Disguised unemployment implies that more people are engaged in an activity than actually needed. For example, आपको suppose किसी काम को करने के लिए we need 8 people. 8 people suppose produces 1000 output. बट इन प्लेस ऑफ 8 पीपल यहाँ पर 10 लोग लगे हुए हैं, तो 2 लोग जो हैं एक्स्ट्रा लगे हुए हैं उनको कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। 8 लोग चाहिए, लगे हैं 10, तो 2 people आर डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड। दिस मॉडल सीक्स टू एक्सप्लेन दैट बाय जुडिशियसली एक्सप्लॉयटिंग देयर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, तो इस थ्योरी में लुइस ने क्या कहा है कि अगर हम जितनी भी ये लेबर है 10 किसी अंडर डेवलप कंट्री में, अगर हम उसका जुडिशियस यूज़ करें, जुडिशियस से मतलब है ऑप्टिमम यूज़, सही तरीके से यूज़ करें, द लेस डेवलप कंट्रीज कैन स्टिमुलेट देयर डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें कैपिटल फॉर्मेशन अपनी कंट्री के लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे स्टिमुलेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एंड देयर बाय प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, तो जो ग्रोथ है वो भी हो जाएगी। अगर हम अपनी लेबर को 10 लोगों को इसी काम के लगाने की बजाय यहाँ पे जितने लोग चाहिए 8 उतने ही लगाएं, और बाकी जो 2 लोग हैं उनको हम वहाँ पे लगाएं जहाँ पे इनकी ज़रूरत है, तो वो होगा जुडिशियस यूज़ लेबर का। क्योंकि यहाँ पे लगे हैं 10, चाहिए 8, तो 2 जो एक्स्ट्रा लगे हैं वो जुडिशियस यूज़ नहीं है लेबर का। इसलिए अगर हम जुडिशियस यूज़ करें 1000 आउटपुट करने के लिए, अगर 8 लोग चाहिए तो 8 को ही लगाएं और बाकी 2 को हम कहीं और लगाएं, तो अपने आप ही जो कैपिटल फॉर्मेशन है कंट्री में वो बढ़ जाएगा एंड ग्रोथ हो जाएगी। नाउ अजम्पशंस ऑफ लुइस मॉडल। देयर एग्जिस्ट्स डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो एक अजम्पशन है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। सेकंड अजम्पशन, द सप्लाई ऑफ लेबर इज परफेक्टली इलास्टिक at the subsistence rate of wages. In this assumption, there are 2 headings, 2 main points. One is the perfectly elastic supply of labor and other is the subsistence wage rate. What is the meaning of this? Perfect elastic supply means, suppose this is labor, this is wage rate, this is the subsistence wage. Suppose WS is the subsistence wage. Supply of labor is this type, perfectly elastic. Means जो wage rate है, suppose ये wage rate है 100, जो subsistence wage rate है वो suppose है 100, तो 100 wage rate के ऊपर आपको जितने भी लोग चाहिए 10, 20, 30, 40, 50,
उतने लोग आपको 100 रुपीज़ के हिसाब से ही मिल जाएंगे, और जितनी भी आपको लेबर सप्लाई चाहिए वो 100 के वेज रेट के हिसाब से ही मिल जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो लेबर की सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है इस कंट्री में, अनलिमिटेड है। इसलिए हम कहते हैं इलास्टिक है, कि जितनी लेबर चाहिए वो मिल जाएगी। तो सबसिस्टेंस वेज का क्या मतलब है? सबसिस्टेंस वेज का मतलब है दीज आर द मिनिमम वेजेस, कम से कम ये वेज हैं जो वर्कर को अपनी लाइफ की डेली नेसेसिटीज़ के लिए जितना मिनिमम वेज चाहिए ये वो वेज है, कम से कम। थर्ड assumption इज लेस डेवलप इकोनॉमीज आर ड्यूल इकोनॉमीज। तो ये लेस डेवलप इकोनॉमीज जो हैं सपोज वो ड्यूल इकोनॉमीज हैं। ड्यूल इकोनॉमीज मीन्स देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिस्ट सेक्टर एंड सबसिस्टेंस सेक्टर। तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट सेक्टर भी है और सबसिस्टेंस सेक्टर भी है। एंड फोर्थ assumption इज वेज रेट इज हायर इन द कैपिटलिस्ट सेक्टर कंपेयर्ड टू सबसिस्टेंस सेक्टर। तो जो वेज रेट है कैपिटल सेक्टर में वो सबसिस्टेंस सेक्टर के कंपैरेटिव हाई है। इन अजम्पशंस को अगर हम और ज़्यादा अच्छी तरह से डिटेल में समझें तो लुइस के अकॉर्डिंग क्या है ये? अकॉर्डिंग टू लुइस सपोज दो तरह के सेक्टर हैं इकोनॉमी में, सबसिस्टेंस एंड कैपिटलिस्ट, दो सेक्टर हैं। अब कॉमनली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसिस्टेंस सेक्टर? Subsistence sector is sector in which maximum people are engaged in agricultural activities। तो ज़्यादा लोग जहाँ एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं और यहाँ पर ज़्यादा लोग इंडस्ट्री में हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा तौर पे प्रिमिटिव तरीका है प्रोडक्शन का, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। सबसिस्टेंस में जो टेक्निक है वो मोस्टली लेबर इंटेंसिव है। और यहाँ पर जो टेक्निक है कैपिटल सेक्टर में ये मोस्टली कैपिटल इंटेंसिव है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। अब यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं सबसिस्टेंस सेक्टर में वो बैकवर्ड सेक्टर माना जाता है, और यहाँ पर जो वेज रेट है वो लो है, और यहाँ पर जो वेज रेट है वो हाई है। हम इस चैप्टर में एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर वेज रेट है 100 एंड हेयर वेज रेट इज 150। इट मे बी इन एनी करेंसी टर्म्स, सपोज रुपीस। यहाँ पे है 100 रुपीज, यहाँ पे है 150 रुपीज। और इस वेज रेट को कहते हैं सबसिस्टेंस वेज, और इसको कहते हैं कैपिटलिस्ट वेज। सबसिस्टेंस वेज का क्या मतलब है? यहाँ पर इस सेक्टर में, सबसिस्टेंस सेक्टर में जो लोग काम पर लगे हुए हैं उनको मिनिमम से मिनिमम जो वेज देनी पड़ेगी उतनी ही दी जाती है, जिससे वो अपनी रोजी रोटी ही कमाते हैं। और यहाँ पर उनको एक्स्ट्रा वेज भी है। और यहाँ के जो वर्कर हैं वो अनस्किल्ड हैं, अनट्रेन्ड हैं, और इनकी एजुकेशन भी कम है। और यहाँ के जो वर्कर हैं वो स्किल्ड हैं, ट्रेन्ड हैं,
और यहाँ के वर्कर्स की एजुकेशन भी ज़्यादा है। एंड कॉमनली दीज आर इन रूरल एरियाज, दीज आर इन अर्बन एरियाज। तो सबसिस्टेंस सेक्टर के जो वर्कर हैं इनकी जो थिंकिंग है इट इज़ आल्सो ट्रेडिशनल, और कैपिटलिस्ट वर्कर जो हैं इनकी जो थिंकिंग है इट इज़ ऑलमोस्ट मॉडर्न। ये दो सेक्टर हैं। सपोज ये अजम्पशंस हैं कि दो सेक्टर पाए जाते हैं जिनमें ये चीज़ है। एंड सबसिस्टेंस सेक्टर देयर इज सपोज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मैंने बताया, सपोज किसी भी काम को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए सपोज यू नीड 10 वर्कर्स, 8 वर्कर्स, सॉरी, you need 8 workers, but actually you employed 10 workers। चाहिए 8 बट काम कर रहे हैं 10। तो जो दो लोग हैं इनको हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, DISUISED, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो लुइस के अकॉर्डिंग ये जो दो वर्कर हैं अगर हम इनको कैपिटलिस्ट सेक्टर में ले जाएं, कैपिटलिस्ट सेक्टर में इनको वेज देंगे हम 150, बट अगर हम कैपिटलिस्ट सेक्टर में इन दो वर्कर्स को 100 वेज ही दें तो जो कैपिटलिस्ट सेक्टर के मालिक हैं इनके 50 रुपीज़ बच जाएंगे। अगर हम 100 वेज दें इन दो वर्कर्स को, अगर हम 110 वेज दें तो 40 रुपीज़ बच जाएंगे, अगर 120 वेज दें तो 30 रुपीज़ बच जाएंगे, अगर 130 वेज दें तो 20 रुपीज़ बच जाएंगे। मतलब क्या है कहने का कि अगर हम इन दो वर्कर्स को कैपिटल सेक्टर में लेके जाएं और वहाँ पर इनको वेज दें हम लेस देन 150, जो कि कैपिटल सेक्टर की वेज रेट है, उससे हम कम वेज दें, 100 से 100 दे दें या उससे ज़्यादा दे दें, बट कैपिटल सेक्टर से कम वेज दें, तो क्या होगा, इन कैपिटलिस्ट सेक्टर देयर विल बी कैपिटल सरप्लस। तो सरप्लस हो जाएगी, यहाँ पर इनके पास पैसे बचेंगे, क्योंकि अगर ये यहाँ पर वर्कर को लगाते हैं कैपिटल सेक्टर में तो इंडस्ट्री वालों को देना पड़ेगा 150 वेज, बट क्योंकि वो सबसिस्टेंस सेक्टर से ही वर्कर को ले रहे हैं इसलिए वो 150 से कम वेज दे सकते हैं। अब वर्कर ये वाले जो हैं वो 150 से कम वेज ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर इनकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ही लगे हुए थे, डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड थे। तो अगर इन दो वर्कर्स को इंडस्ट्री में जाकर काम मिलेगा तो इन वर्कर्स में देखो ये वाला जो इनका घर है यहाँ पर ये पैदा करते हैं 1000 का प्रोडक्शन, तो जब ये दो वर्कर चले जाएंगे तो भी यहाँ प्रोडक्शन 1000 ही रहेगा, बल्कि जब ये दो वर्कर 100 के हिसाब से ही अगर यहाँ पे काम करें कैपिटल सेक्टर में, तो जब ये दो वर्कर 100 पे काम करेंगे तो एडिशनल यहाँ 200 रुपये इनको आएंगे ही इस सेक्टर में। इसलिए ये वर्कर जो हैं कैपिटल सेक्टर में जाकर दे विल रेडी टू वर्क एट लेस देन 150 वेज। तो जितने भी वेज पे कम काम करने को ये तैयार हुए उतने ही कैपिटलिस्ट सेक्टर में सरप्लस जनरेट हो गई, एंड दिस सरप्लस कैन बी री इन्वेस्टेड एंड इकॉनमी जो है वो ग्रो कर जाएगी। दिस इज द मेन लुइस मॉडल। दिस इज एक्सप्लेन्ड इन दिस हेडिंग process of growth. If some workers are withdrawn from the primary sector, अगर हम प्राइमरी सेक्टर में से कुछ वर्कर्स को हटा लें, जैसे हमने दो वर्कर्स को सोचा कि हटा लें, एंड आर प्रिपेयर्ड टू वर्क इन द कैपिटलिस्ट सेक्टर एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, और अगर हम इनको कैपिटलिस्ट सेक्टर में लेके जाएं और वहाँ पे इनको 100 वेज के ऊपर ही काम दे दें, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दीज वर्कर्स शुड बी हायर देन देयर पेड आउट वेजेस। तो जब जो कैपिटलिस्ट सेक्टर में जाएंगे, कैपिटलिस्ट सेक्टर में जो वर्कर है उसके जो वेज रेट हैं पहले वो हैं 150। इसका मतलब कैपिटलिस्ट सेक्टर में जो वर्कर है वो 150 के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, उसका आउटपुट 150 है,
तभी उसको फैक्ट्री का मालिक 150 वेज दे रहा है। तो जब ये वर्कर एग्रीकल्चर वाला, सबसिस्टेंस वाला, प्राइमरी सेक्टर वाला कैपिटल सेक्टर में जाएगा तो वहाँ पर ये वेज लेगा 100, बट आउटपुट मिलेगा, आउटपुट ये पैदा करेगा 150 के अकॉर्डिंग, 150 वेज रेट वाला। तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी, 150 होगी सपोज, कंपेयर्ड टू देयर वेज दैट इज 100, सो दैट द प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन द कैपिटलिस्ट सेक्टर। तो कैपिटलिस्ट सेक्टर में नेचुरली 50 रुपीज़ की सरप्लस होगी या प्रॉफिट होगा। लुइस टर्म्ड दिस राइज इन प्रॉफिट एज कैपिटलिस्ट सरप्लस। लुइस ने इसको कहा है कैपिटलिस्ट सरप्लस। अगर ये वर्कर एग्रीकल्चर वाला, प्राइमरी सेक्टर वाला कैपिटल सेक्टर में जाके 100 पे काम करेगा तो ये सरप्लस होगी 50। अगर वो 110 पे काम करेगा, 110 पे, तो कैपिटल सेक्टर में सरप्लस होगी 40। तो ऐसे कैपिटल सेक्टर को सरप्लस होगी। एंड कैपिटलिस्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू री इन्वेस्ट देयर सरप्लस। तो इस कैपिटलिस्ट सरप्लस को जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो री इन्वेस्ट करेंगे। जब ये री इन्वेस्ट करेंगे दैट वुड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगी एज वेल एज नेशनल ग्रोथ। तो आउटपुट भी हो जाएगा, ग्रोथ इकोनॉमी की हो जाएगी। दिस इज द मेन मॉडल ऑफ लुइस। दिस प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ वुड कंटिन्यू। तो ये कंटिन्यू होता रहेगा, चलता रहेगा। प्राइमरी सेक्टर से कैपिटल सेक्टर में वर्कर जाते रहेंगे so long as workers from the primary sector are prepared to work in the capitalist sector at wages equal to or higher than the subsistence sector wages but lower than the average productivity level in the capitalist sector। जैसे मैंने आपको बताया कि ये ग्रोथ का प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक प्राइमरी सेक्टर से जो वर्कर हैं वो कैपिटल सेक्टर में जाकर प्राइमरी सेक्टर वाली वेज रेट से चाहे ज़्यादा वेज रेट पे काम करें, पर कैपिटल सेक्टर की वेज रेट से कम लेवल पे काम करेंगे। जब कैपिटल सेक्टर की वेज रेट का मतलब है कैपिटल सेक्टर में जितनी प्रोडक्टिविटी है उसके हिसाब से वहाँ वेज रेट है। तो कैपिटल सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी है उससे जब कम पे ये काम करेंगे तो नेचुरली कैपिटल सेक्टर में सरप्लस होती रहेगी। पर जब इनके वेज रेट बढ़ के 150 तक ही पहुंच गए तब तक ये ग्रोथ प्रोसेस जाके रुक जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिखा है जब तक ये इक्वल हो जाएगा, जब तक इक्वल होगा तब तक चलता रहेगा, जब इक्वल हो गया तब ये ग्रोथ रुक जाएगी। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ वुड सीज, रुक जाएगी, एट अ पॉइंट व्हेन द वर्कर्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर आर प्रिपेयर्ड टू वर्क ओनली एट द कैपिटलिस्ट वेज रेट इक्वल टू देयर प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड इन दिस सेक्टर। तो तब तक ये ग्रोथ रुकेगी जब तक प्राइमरी सेक्टर वाले जो वर्कर हैं कैपिटल सेक्टर में जाके 150 पे ही काम करना पसंद करेंगे। उस टाइम ये रुक जाएगा क्योंकि उस टाइम जो सरप्लस जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी इन द कैपिटलिस्ट सेक्टर। तो तब तक हम ग्रोथ कर सकते हैं जब तक ये जो वर्कर हैं 150 पे जाकर काम करेंगे। जब ये 150 हो गया वेज, जब ये 150 ही लेने लग गए कैपिटल सेक्टर में जाकर वेज, फिर ये ग्रोथ प्रोसेस और ज़्यादा नहीं होगी, बट तब तक तो हम ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये लुइस का मेन थीम है मॉडल का। नाउ फीचर्स ऑफ द लुइस मॉडल। फर्स्ट फीचर इज mobilization of the labor. Less developed countries should mobilize labor from subsistence sector to capitalist sector। तो एक तो इसमें ये हुआ कि जब ये ग्रोथ प्रोसेस होगा तो उसमें जो लेबर है सरप्लस लेबर, जैसे हमने 2 लोग लगाए कि प्राइमरी सेक्टर में सरप्लस हैं, दे विल ट्रांसफर, दे विल शिफ्ट themselves from primary sector to capitalist sector. This is one feature. Second feature is
Such people should be offered jobs in the capitalist sector who are disguisedly unemployed in the subsistence sector. तो ये जो वर्कर सबसिस्टेंस सेक्टर में डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड हैं, जैसे हमने देखा दो लोग डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड हैं, तो इनको कैपिटल सेक्टर में जॉब मिले तो ही ये शिफ्ट होगा वर्कर और तो ही इकॉनमी ग्रो करेगी. एंड थर्ड फीचर, वुमेन वर्कर्स शुड आल्सो बी ऑफर्ड जॉब्स इन द कैपिटलिस्ट सेक्टर. अगर वुमेन वर्कर भी हैं प्राइमरी सेक्टर में डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड हैं तो उनको भी कैपिटल सेक्टर में जॉब मिले, क्योंकि लुइस के जो मॉडल का नेम है वो है अनलिमिटेड सप्लाई. अनलिमिटेड सप्लाई लेबर की तभी होगी अगर हर तरह के वर्कर को जो भी डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, जो भी वर्कर प्राइमरी सेक्टर में डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड है उन सब को हम कैपिटल सेक्टर में ट्रांसफ़र करें और वहाँ पे उनको वेज दें अपने प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा और कैपिटल सेक्टर से कम. फोर्थ फीचर इज increased working force due to increase in population should also be employed in the capitalist sector. मतलब क्या है कि हमने हर तरह के वर्कर को इकट्ठा कर लेना है प्राइमरी सेक्टर से, उनको हमने ट्रांसफ़र करते रहना है कैपिटल सेक्टर में. तो यहाँ पे जब भी हम पॉपुलेशन बढ़ने की बात करते हैं, जैसे टाइम टू टाइम पॉपुलेशन बढ़ती है तो वहाँ पे लेबर फोर्स भी ग्रो होगी, तो इसमें फिर डिस्गाइज्ड वर्कर भी ग्रो होंगे रूरल एरिया में, तो उन सबको कैपिटल एरिया में ट्रांसफ़र किया जाए. दिस इज द फोर्थ फीचर. फिफ्थ पॉइंट इज देयर शुड बी प्रोविजन फॉर अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग टू कन्वर्ट अनस्किल्ड वर्कर्स इनटू स्किल्ड वर्कर्स. अब जो कैपिटल सेक्टर में वर्कर हैं वो हैं टेक्निकल, ट्रेंड और एजुकेटेड, स्किल्ड. बट जो प्राइमरी सेक्टर में वर्कर हैं वो हैं अनस्किल्ड, अनट्रेंड. तो हमें क्या करना है, प्राइमरी सेक्टर के वर्कर को कैपिटल सेक्टर में शिफ्ट करने के टाइम उसको ट्रेनिंग देनी है ताकि वो वहाँ जाकर कैपिटल सेक्टर में जाकर कैपिटल सेक्टर वाला कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी वाला काम कर सके. सिक्स्थ फीचर, कैपिटलिस्ट सेक्टर. When disguised workers are shifted from subsistence sector to capitalist sector, जब disguised workers जो हैं, जैसे दो लोग हमने सोचा, subsistence sector से capital sector में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, they are expected to demand higher wages. तो वो भी higher wage डिमांड करेंगे. subsistence पे वो काम नहीं करेंगे, 100 रुपये के ऊपर ही वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि 100 रुपये तो उनको वहाँ उनकी सबसिस्टेंस में भी वेज रेट है. तो कैपिटल सेक्टर में वो हायर पे काम करेंगे. हायर कितना होगा, वो 110 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 130-40 भी हो सकता है, बट लेस देन 150. अब ये क्यों डिमांड करेंगे हायर, इसके दो कारण लिखे हुए हैं. फर्स्ट है एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ द रिमेनिंग वर्कर्स इन द सबसिस्टेंस सेक्टर विल इंक्रीज. एक कारण तो ये है कि जो वर्कर यहाँ पे बचे, अब देखो यहाँ पर आउटपुट हो रहा है प्राइमरी सेक्टर में 1000 का, ये आउटपुट कर रहे हैं 10 वर्कर्स, तो 1000 का आउटपुट 10 वर्कर कर रहे हैं, तो पर वर्कर अगर हम लगाएं जो प्रोडक्टिविटी आएगी वो आएगी 1000/10, इट इज़ 100. तो अगर हम दो लोगों को हटा दें, आउटपुट 1000 ही हुआ, बट 1000 आउटपुट कर रहे हैं 8 लोग, तो नेचुरली ये जो आएगा ये आएगा मोर देन 100. ये 100 से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि अब ये 1000 रुपये का जो आउटपुट है वो 8 लोग कर रहे हैं, 10 नहीं कर रहे. तो क्या हुआ, जब हमने दो डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड वर्कर्स को शिफ्ट किया कैपिटलिस्ट सेक्टर में, तो रिमेनिंग जहाँ पे वर्कर बचे 8, आउटपुट 1000 ही है. इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई. प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से दीज वर्कर्स वुड डिमांड हायर वेज.
दूसरा कारण जो है हायर वेज मांगने का वो है ग्रोथ ऑफ कैपिटलिस्ट सेक्टर स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द सबसिस्टेंस सेक्टर। जब कैपिटलिस्ट सेक्टर ग्रो होगा ऐसे अपनी सरप्लस को री इन्वेस्ट करने के बाद, तो कैपिटलिस्ट सेक्टर में लोगों को जब एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो उसमें लोग चीज़ों की डिमांड भी बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल के तौर पे भी सामान बिकेगा, तो उसमें ओवरऑल इकॉनमी में जब ग्रोथ होगी तो एग्रीकल्चर में भी, प्राइमरी सेक्टर में भी जो सबसिस्टेंस वेज है वो 100 से बढ़ जाएगा। तो जब ये 100 से बढ़ेगा तो नेचुरली हायर डिमांड यहाँ भी फिर वेज की होगी। दिस इज द सिक्स्थ फीचर। Thus workers in the capitalist sector will ultimately get higher wages। तो क्या होगा, हायर कैपिटल सेक्टर में जो हम वर्कर्स को लेकर जा रहे हैं वो भी हायर वेज उनको मिलेगा, बट दीज वेजेस आर स्टिल लोअर देन देयर प्रोडक्टिविटी। तो अभी भी उनके जो वेज है 100 से तो हायर है, जैसे 110 है, 120 है, 130 है, 140 है, बट स्टिल इट इज़ लेस देन 150। 150 सपोज उनकी कैपिटल सेक्टर में प्रोडक्टिविटी है, कैपिटल सेक्टर में वेज है, तो वहाँ से कम है वेज रेट। सो कैपिटलिस्ट सरप्लस अराइजेस इन द कैपिटलिस्ट सेक्टर दैट इज री इन्वेस्टेड। तो ये ज़रूरी कंडीशन है कि कैपिटलिस्ट सरप्लस हो रही है और जिसको हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं। वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दिस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। ये डायग्राम हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Horizontal axis labor, vertical axis marginal productivity of labor and wage rate. Now suppose this is the capitalist wage rate, वेज रेट इन द कैपिटलिस्ट सेक्टर, जिसको हमने अज्यूम किया है, सपोज इट इज 150 एंड सपोज दिस इज द वेज रेट इन सबसिस्टेंस सेक्टर, जिसको हमने अज्यूम किया है सपोज 100। एंड सपोज दिस इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, marginal productivity 1। Now in capitalist sector the productivity is this। अगर हम L1 लेबर लगाएं तो जो L1 लेबर है, L1 लेबर इज वर्किंग ऑन द 100 वेज रेट, या फिर 100 से थोड़ा ज़्यादा होगा बट 150 से कम होगा, एंड दिस इज सपोज E1 point। Initially marginal productivity of the worker in capitalist sector, this is E1, L1 और MP1। तो वेज रेट जो अब हम पे कर रहे हैं वर्कर को, द वेज रेट इज OWC E1 L1। कैपिटल सेक्टर के वेज रेट अगर हम 150 भी करें तो उसकी प्रोडक्टिविटी अभी भी लेबर की ज़्यादा है, दिस मच प्रोडक्टिविटी।
दिस इज सपोज M1। तो जो प्रोडक्टिविटी है वो M1 E1 L1, बट जो वेज रेट है, मैक्सिमम वेज रेट, वो है O WC E1 L1। तो ये जो प्रोडक्टिविटी है, दिस इज द सरप्लस WC M1 E1। तो ये कैपिटल सेक्टर में सरप्लस है, प्रॉफिट है, जिसको कैपिटल सेक्टर री इन्वेस्ट करेगा। एंड जब कैपिटल सेक्टर इसको री इन्वेस्ट करेगा और लेबर को काम पर लगाएगा, देन प्रोडक्टिविटी विल राइज। दिस इज सपोज MP2 and now wage rate is WC and labor employed is L2. Suppose this is point E2 and this is suppose M2. प्रोडक्टिविटी क्योंकि हायर थी यहाँ पर, WC M1 E1 फ़ायदा था कैपिटलिस्ट को, तो कैपिटलिस्ट ने इस सरप्लस को री इन्वेस्ट कर दिया। री इन्वेस्ट करने से उसने और ज़्यादा लेबर को काम पर लगा लिया, L2 लेबर को काम पर लगा लिया। अगेन प्रोडक्टिविटी जो है वो हायर है, WC M2 E2। तो उसको दोबारा वो फिर री इन्वेस्ट करेगा, दोबारा जब फिर री इन्वेस्ट करेगा, फिर और लेबर को काम पर लगाएगा। सपोज MP3 है प्रोडक्टिविटी अब, एंड नाउ L3 लेबर इज एम्प्लॉयड, बट प्रोडक्टिविटी इज स्टिल हायर। सपोज दिस इज M3, WC M3 E3 प्रोडक्टिविटी इज स्टिल हायर देन द वेज रेट। तो ऐसे जो ग्रोथ की जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी। इफ़ द सप्लाई ऑफ लेबर इज़ अनलिमिटेड, अगर लेबर की सप्लाई अनलिमिटेड हो, L1 L2 L3 हम जितनी मर्जी सप्लाई बढ़ा दें, एट कांस्टेंट रियल वेज रेट 150 पे ही लेबर काम करती रहे, प्रॉफिट्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन वुड कंटिन्यूसली इंक्रीज। तो प्रॉफिट है, सरप्लस है, वो इंक्रीज होते रहेंगे और नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। सेवंथ फीचर इज capital formation through bank credit. Lewis is also of the opinion that the process of capital formation may be stimulated through bank credit as well. तो जो कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस है, इसको हम बैंक क्रेडिट के थ्रू भी कर सकते हैं। Owing to expansion of bank credit, there could be inflationary pressures in the system to begin with. This is important. टू बिगिन विथ, मतलब जब हम बैंक क्रेडिट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शुरू में इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो सकते हैं क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम स्टार्टिंग में लेबर को जैसे ही काम पर लगाएंगे तो हम उनको पेमेंट करेंगे, वेज देंगे, तो लेबर वो वेज स्पेंड करेंगे, आउटपुट अभी हुआ नहीं तो डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई अभी होगी नहीं। बट subsequently with the increase in output, अब जैसे ही आउटपुट होगा आफ्टर सम टाइम, प्राइस राइज एक्सपेक्टेड टू सबसाइड allowing फॉर द स्मूथ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो जो प्राइस राइज हुआ था वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, जो डिमांड बढ़ी थी वो सप्लाई उसको पूरा कर देगी जब धीरे धीरे आउटपुट बढ़ेगा। इसलिए लुइस ने कहा है, इन्फ्लेशन जनरेटेड बाय वे ऑफ बैंक क्रेडिट, जो भी इन्फ्लेशन जनरेट हुई इन द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज सेल्फ लिक्विडेटिंग, मतलब अपने आप ही वो खत्म हो जाएगी। एट्थ फीचर इज एंड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। तो इस ग्रोथ प्रोसेस का एंड कब होगा?
इस ग्रोथ प्रोसेस का एंड होगा जब ये एक्स्ट्रा जो सरप्लस है ये जनरेट नहीं होगी। या तो जो वेज रेट बढ़ जाएंगे प्रोडक्टिविटी के बराबर, तो उसमें क्या होगा, ये ग्रोथ रुक जाएगी। अकॉर्डिंग टू लुईस द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ अल्टीमेटली कम्स टू एन एंड। कैसे एंड होगी देखो, इंक्रीज्ड डिमांड फॉर लेबर आफ्टर द सरप्लस लेबर इज एग्जॉस्टेड। अब जैसे दो लोग हैं एक्स्ट्रा, उनको हम ले गए काम पर, काम दे दिया, बट जब और ज़्यादा लेबर की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि कैपिटल सेक्टर इज़ ग्रोइंग नाउ, ये कैपिटल सेक्टर में जो लेबर की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, इट टेंड्स टू रेज वेजेस, तो उसमें वेज रेट बढ़ जाएगी। वेज रेट बढ़ गई तो अपने आप ही वो प्रोडक्टिविटी के बराबर आ जाएगी। सेकंड, व्हेन द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन सीजेस इन द सबसिस्टेंस सेक्टर। अब सबसिस्टेंस सेक्टर में भी अगर पॉपुलेशन बढ़नी बंद हो गई, कम हो गई, वेज रेट टेंड्स टू राइज टू द लेवल ऑफ द कैपिटलिस्ट वेज रेट। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर से हम 10 में से 2 लोगों को हटा दिया, ऐसे ही हम और डिसगाइज्ड को वहाँ से ले जाएंगे और डिसगाइज्ड को वहाँ से ले जाएंगे। तो प्राइमरी सेक्टर में जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो वैसे वैसे उनकी जो वेज रेट है वो कैपिटलिस्ट वेज रेट के बराबर आ जाएगी। तो क्या होगा, टू अट्रैक्ट मोर लेबर फ्रॉम द सबसिस्टेंस सेक्टर द कैपिटलिस्ट सेक्टर हैज़ टू ऑफर स्टिल हायर वेज रेट। तो कैपिटल सेक्टर अगर हायर वेज रेट देगा तो ही वर्कर शिफ्ट होगा सबसिस्टेंस टू कैपिटलिस्ट, अदरवाइज नहीं शिफ्ट होगा। सो दैट द कैपिटलिस्ट सरप्लस जो है धीरे धीरे वो सीज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। थर्ड रीजन क्या है एंड का, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन द सबसिस्टेंस सेक्टर। तो धीरे धीरे जो सबसिस्टेंस सेक्टर है, जैसे जैसे कैपिटल सेक्टर ग्रो हुआ, उसने मशीनरी डेवलप की, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, लोगों की इनकम बढ़ी, तो एग्रीकल्चर में प्राइमरी सेक्टर में भी लोग उसको यूज़ करेंगे, टेक्निक्स को, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्निक्स। तो धीरे धीरे क्या होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में, सबसिस्टेंस सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में भी वेज रेट बढ़ जाएगी। और जब वो वेज रेट बढ़ेगी तो वहाँ के जो लोग हैं जब कैपिटल सेक्टर में जाएंगे, दे विल आल्सो डिमांड हायर वेजेस। बिकॉज ऑफ द रिलेटिवली फास्टर ग्रोथ ऑफ द कैपिटलिस्ट सेक्टर, अब क्या हो रहा है, कैपिटल सेक्टर की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है क्योंकि हम कैपिटल सेक्टर में वर्कर को शिफ्ट कर रहे हैं, बैंक क्रेडिट मिल रहा है, बट एग्रीकल्चर सफ़र कर रहा है क्योंकि हम 10 में से वहाँ 2 लोग हटा दिए, फिर और सरप्लस लेबर को हटा दिया। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन प्राइसेस जो हैं वो राइज हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि फूड शॉर्टेज हो सकती है। वर्कर्स दस वुड अकॉर्डिंगली डिमांड हायर वेजेस। तो महंगाई हो गई, प्राइसेस बढ़ गई फूड की, तो वर्कर्स जो होंगे वो माइग्रेट करने के लिए, कैपिटल सेक्टर में जाने के लिए दे विल डिमांड हाई वेज। बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियंस, तब ट्रेड यूनियन का प्रेशर भी हो सकता है, द वर्कर्स विल डिमांड हाई वेज इन द कैपिटलिस्ट सेक्टर। तो जैसे हमने ये देखा कि ग्रोथ प्रोसेस कब एंड होगी, जब ये ब्लू लाइन से ऊपर वाला जो प्रोडक्टिविटी वाला एरिया है ये ख़त्म हो जाएगा। ये ख़त्म कब होगा, जब ब्लू लाइन ही ऊपर चली जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। तो ब्लू लाइन ऊपर क्यों जाएगी, दीज आर द 5 फैक्टर्स। Ninth point, ninth feature is the open economy. Then what is the solution of this end of the growth process? तो अगर हम ग्रोथ प्रोसेस को और ज़्यादा बढ़ाना हो तो कैसे कर सकते हैं? There is the need of to open borders of your country. According to Lewis, in an open economy, capital formation can be re-stimulated. तो हम उस एंड होगी जो ग्रोथ प्रोसेस पहले 5 कारणों की वजह से, तो उसको हम रीस्टिमुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय माइग्रेशन ऑफ द लेबर, माइग्रेशन ऑफ डिसगाइज्ड वर्कर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज हु आर प्रिपेयर्ड टू वर्क एट द वेज रेट लोअर देन द कैपिटलिस्ट वेज रेट। तो दूसरी हम कंट्री से लेबर को मंगा लें, क्योंकि आपकी जो कंट्री है वहाँ पे तो जो लेबर है वो ज़्यादा वेज डिमांड करनी स्टार्ट कर दी उन्होंने। तो दूसरी कंट्री से अगर हम वेज को मंगा लेते हैं, लेबर को मंगा लेते हैं, तो कैपिटल सरप्लस जनरेट होती रहेगी।
एंड सेकंड इज द एक्सपोर्ट ऑफ द कैपिटल। या फिर क्या है, अगर लेबर नहीं आना चाहती तो आप उसी कंट्री में अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट कर दो जिस कंट्री में लेबर चीप है। कैपिटल कैन बी एक्सपोर्टेड, इन्वेस्टेड टू अदर लेस डेवलप्ड कंट्रीज वेयर वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क एट द लोअर वेजेस। दिस वॉज द मेन process of growth and features of the Lewis model. Now, criticism of the Lewis model. First point is marginal productivity is not zero. According to Sen and Schulz, Sen, Amartya Sen, is professor of economics at Harvard University, USA. He was awarded the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 1998 and India's Bharat Ratna in 1999. He did BA in economics from Presidency College, Kolkata in India. Theodore Schulz was an American economist and chairman of the University of Chicago Department of Economics, Chicago, USA. In 1979, he was awarded the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences with Lewis. तो इन दोनों के अकॉर्डिंग किसी भी सेक्टर में अगर वर्कर लगे हुए हैं तो वहाँ पे उनकी प्रोडक्टिविटी कभी भी ज़ीरो नहीं होती, ऑलवेज पॉजिटिव होती ही है इफ़ दे आर वर्किंग। तो जैसे हमने बोला कि 10 लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग एक्स्ट्रा हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा हैं तो उनकी कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी तो होगी। ऐसे नहीं हो सकता कि वो काम कर रहे हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो जब हम उनको हटाएंगे तो नेचुरली एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो 1000 नहीं रहेगा, वो सफ़र करेगा। This is one point. Second criticism is lack of the skilled workers. In underdeveloped countries, there is lack of finance to convert unskilled workers into skilled workers. क्योंकि जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में, सबसिस्टेंस सेक्टर में जो वर्कर्स हैं वो अनस्किल्ड हैं, अनट्रेंड हैं। तो जब हम उनको कैपिटल सेक्टर में लेकर जाएंगे, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उनको टेक्निक सिखानी पड़ेगी, तो उसके लिए फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, एंड वो नहीं होता अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पास। थर्ड इज द कांस्टेंट सबसिस्टेंस वेज इज नॉट पॉसिबल। जैसे लुइस ने खुद भी बताया कि ग्रोथ प्रोसेस एंड हो जाएगा। क्यों एंड हो जाएगा? क्योंकि विद इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड रिड्यूस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इन द सबसिस्टेंस सेक्टर, प्रोडक्टिविटी लेवल एंड वेज रेट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ओवर टाइम। तो जब ये वेज रेट बढ़ गया, कैपिटल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी के बराबर ही हो गया, फिर ग्रोथ प्रोसेस अपने आप ही एंड हो जाएगा। तो ये ग्रोथ तभी हो सकती है अगर वेज जो है वो कैपिटल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी से कम रहे। तो वो कम ही रहे ये ज़रूरी नहीं। Then mobility of labor is not possible, not easy, due to socio-religious constraints, language differences, culture differences, traditional loyalties। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हम इतनी easily जो लेबर है उसको सबसिस्टेंस सेक्टर से मॉडर्न सेक्टर में, कैपिटल सेक्टर में ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। There is a limited scope of this theory because for example in Africa and in Latin America countries, Africa is a very big continent. In Africa there are as per United Nations records, there are 54 countries: Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Cote d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Republic of the Congo, Rwanda,
साओ टोम एंड प्रिंसिपे, सेनेगल, सेशल्स, सेरा लियोन, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, साउथ सुडान, सूडान, तंजानिया, द गाम्बिया, टोगो, तुनिशिया, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे. These are the 54 countries in the Africa continent. And in Latin American countries, there are around 29 countries in Latin America according to Encyclopedia Britannica, namely Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, French Guiana, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Saint Barthélemy, Saint Martin, Suriname, यूरुग्वे, वेनेजुएला. तो ये जो कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका की कंट्रीज़, अमेरिकन की कंट्रीज़, इन कंट्रीज़ में अभी भी जो लेबर की सप्लाई है, अगर हम कहें, वो अनलिमिटेड नहीं है. तो ये जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ को डेवलप करने की बात कर रहे हैं लुइस, जिन्होंने कहा कि हम परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई है अंडर डेवलप कंट्रीज़ में, लेबर की अनलिमिटेड सप्लाई है, जो कि आपको कैपिटलिस्ट प्रोडक्टिविटी से कम रेट पे काम करने को मिल जाएगी. नहीं, ऐसे नहीं है अनलिमिटेड सप्लाई लेबर की. इसलिए हम कहते हैं इसका स्कोप जो है वो लिमिटेड है. लैक ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जो एंटरप्रेन्योर हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होते. एज अ रिजल्ट अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर आर नॉट फुली एक्सप्लॉयटेड. तो अगर लेबर हो भी इन कंट्रीज़ में, पहली बात तो है ही नहीं लेबर अनलिमिटेड. चलो अगर लेबर हो भी, अवेलेबल हो, अनलिमिटेड नहीं तो चलो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, तो यहाँ एंटरप्रेन्योर्स इतने नहीं हैं जो लेबर को यूज़ कर सकें. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज़ नॉट ऑपरेटिव. अकॉर्डिंग टू राव एंड दासगुप्ता, VKRB Rao was an Indian economist, politician and educator. He was the founder of Delhi School of Economics. A.K. Dasgupta was an Indian economist who has been described as one of the founding fathers of modern economics in India and a true pioneer in development economics. He was the doctoral student of Lord Robbins at London School of Economics, UK. According to Rao and Dasgupta, in underdeveloped countries, investment multiplier is not so well operative. Now, what is investment multiplier? According to Keynes, was given by Keynes. This is the symbol of multiplier K, delta Y upon delta I. Change in income due to change in investment. तो केन्स के अकॉर्डिंग अगर हम 100 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज इन्वेस्टमेंट इज 100, तो जो इनकम है वो होती है सपोज 300. दिस इज K3, मतलब 3 टाइम्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट. सपोज ये 3 भी हो सकता है, 4, 5 जो भी हो सकता है. इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 1 to infinity. Y equals to K times of I. This is the multiplier. Delta Y equals to K times of delta I. But ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, it does not work well in underdeveloped countries. तो कैपिटल सरप्लस जो है वो पूरी तरह से री इन्वेस्ट नहीं होगी, और जो इन्वेस्टमेंट होगा वो पूरी तरह से इनकम को मल्टीपल टाइम्स जनरेट नहीं कर पाएगा. बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे टेक्निकल प्रॉब्लम है, अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, एंटरप्रेन्योर की जो एबिलिटी है वो कम है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, बहुत सारे रीज़न हैं. इन्फ्लेशन इज़ नॉट सेल्फ लिक्विडेटिंग. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर Oliver E. Williamson,
was an American economist, a professor at the University of California, Berkeley, USA, and the recipient of the 2009 Nobel Memorial Prize in Economic Sciences, which he shared with Elinor Ostrom. According to Oliver, not S, in less developed countries, inflation is not self-liquidating. तो जैसे लुइस ने कहा कि जब हम बैंक क्रेडिट के थ्रू आउटपुट करेंगे तो पहले जब लेबर को लगाएंगे, लेबर को वेज मिलेगा, लेबर को पैसे वेज को स्पेंड करेगा तो मार्केट में डिमांड होगी, बट आउटपुट अभी हुआ नहीं होगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगी। बट जैसे ही आउटपुट होगा इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगी। दैट इज़ द सेल्फ लिक्विडेटिंग प्रोसेस। बट अकॉर्डिंग टू ओलिवर ये इतनी इजीली लेस डेवलप्ड कंट्री में काम नहीं होगा, बिकॉज इन कंट्रीज लाइक इंडिया सपोज इट इज़ फाउंड दैट वंस ट्रिगर्ड, एक बार अगर इन्फ्लेशन शुरू हो गई, जनरली इट हैज़ बीन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये रुकती नहीं। Unequal distribution of wealth. According to Kuznets, Simon Kuznets was an American economist and statistician who received the 1971 Nobel Memorial Prize in Economic Sciences. He was the doctoral advisor of Milton Friedman. According to Kuznets, Lewis model encourages unequal distribution of wealth. तो लुइस मॉडल में क्या होगा, एक तरह से इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर से जब हम वर्कर्स को हटाकर कैपिटल सेक्टर में लेकर जाएंगे और उनको कम पे करेंगे तो कैपिटल सेक्टर में वो प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं ज़्यादा, वेज मिल रहे हैं कम, इट मीन्स रिच और रिच हो जाएंगे, पुअर और पुअर हो जाएंगे, और एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर हमारा पीछे रह जाएगा, कैपिटल सेक्टर हमारा रिच हो जाएगा। अगेन देयर विल बी इनइक्वालिटी। एंड वी नो दैट रिच पीपल डू नॉट फुली री-इन्वेस्ट देयर सरप्लस। तो जब गैप बढ़ेगा, रिच और रिच हो जाएंगे, तो जो रिच लोग हैं उनकी टेंडेंसी है कि वो सारे पैसे को, सरप्लस को री-इन्वेस्ट तो नहीं करेंगे, उस सरप्लस को वो स्पेंड करेंगे ऑन द कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। तो उसमें जो हमने सोचा था कि री-इन्वेस्ट होगा, आउटपुट बढ़ेगा, इकॉनमी ग्रो करेगी, वो हमारा गोल जो है वो पीछे छूट जाएगा। देन नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड ड्यू टू लो इनकम। अब इन कंट्रीज़ में क्या है, इनकम कम है, तो डिमांड जो है सबसिस्टेंस सेक्टर में मे नॉट इंक्रीज एट द डिज़ायर्ड लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो वो प्रोडक्शन होगा बट चीज़ें बिकेंगी, ये ज़रूरी नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म इज सेविंग इज नॉट ओनली डन बाय द कैपिटलिस्ट सेक्टर। Household sector, public sector savings are equally important in less developed countries, even more important, और ये सेविंग भी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि स्मॉल सेविंग्स जैसे इन कंट्रीज़ में होती हैं, स्मॉल सेविंग्स इकट्ठी करके बैंक में डिपॉजिट बनते हैं, तो ये सेविंग भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, नॉट ओनली कैपिटलिस्ट सरप्लस। एंड लुइस ने इस चैप्टर में इन सेविंग्स के बारे में कोई बात नहीं की, ओनली कैपिटलिस्ट सरप्लस के बेस पे ही बात की है। दिस वॉज ऑल अबाउट द Lewis theory of unlimited supply of labor. Thank you. Thanks for watching this video.